पिछले पार्ट में आपने देखा कि वो कैसे डॉन बना। आज दूसरे पार्ट में जानेंगे कि वो कैसे मारा गया। आइए चलते हैं। पैब्लो कोलंबियन ड्रग किंगपिन बन चुका था। वक्त के साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। वो कोलंबिया में एक जाना माना नाम बन चुका था। पैब्लो के रास्ते में जो आता वो उसे मरवा देता। उसने 1000 पुलिस वाले, कुछ जजेस और मिनिस्टर तक की हत्या करवा दी थी। उसने पूरे कोलंबिया में 5 से 6000 लोगों का कत्ल करवाया। उसमें वह लोग शामिल थे जो उसकी बात नहीं मानते थे। उस टाइम पूरे कोलंबिया में गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध का फ़ायदा पैब्लो ने खूब उठाया। वो एक तरफ कत्ल करता, दूसरी तरफ गरीबों में पैसों को खूब बांटता, जिससे उसकी छवि रॉबिन हुड वाली बन गई थी। वो दरिया दिल भी खूब था। वो करोड़ों रुपए बांट दिया करता था। 1980 के दशक में पैब्लो एक दिन में 70 से 80 टन ड्रग्स सप्लाई करने लगा, जिससे वो बहुत अमीर होता चला गया। वो इतना बड़ा बन गया था कि पूरी दुनिया के डॉन उसके सामने बोने नजर आने लगे। 1982 में पैब्लो पैसों के दम पर कांग्रेस सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। वो चाहता था कि उसे कभी जेल ना जाना पड़े और उसके काम में कभी रुकावट ना आए। वह पावर हासिल करना चाहता था जो उसे मिल गई। 1989 आते आते पूरे अमेरिका की 90% ड्रग्स की पूर्ति पैब्लो अकेला पूरी करता था। ड्रग्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होने लगी। कोलंबियन सरकार भी पैब्लो से परेशान थी क्योंकि उसने एक सेनेटर की हत्या करवा दी थी। अमेरिकन सरकार और कोलंबियन सरकार में एक प्रतिबंध संधि हुई एस्कोबार को लेकर। 1989 में पैब्लो ने एरोप्लेन में बम ब्लास्ट करवाया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई। 1991 में गृह युद्ध में 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और लोगों की जान लेने में सबसे बड़ा हाथ कोलंबियन कार्टेल्स का था। जब कोलंबियन सरकार का प्रेशर बढ़ने लगा और पैब्लो की खोज होने लगी तो पैब्लो वहां से पनामा भाग गया। पैब्लो का सबसे बड़ा डर एक्स्ट्राडिशन का था कि कहीं कोलंबियन सरकार पैब्लो को अमेरिका के हवाले ना कर दे। इसलिए पैब्लो ने सरकार से डिमांड रखी कि वो सरेंडर कर देगा, मगर ये 2 शर्तें पूरी होने पर। पहली, कोलंबियन सरकार और अमेरिकन सरकार में जो प्रतिबंध संधि हुई है वो ख़त्म कर दी जाए। दूसरी, वो अपनी बनाई हुई जेल लैकेड्रेल में ही रहेगा। साथ में पैब्लो की तरफ से एक ऑफर भी दिया गया कि कोलंबियन सरकार पर जितना भी कर्ज है वो चुका देगा। वो कर्ज था $10 बिलियन का। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 5.5 खरब रुपए बैठती है। सरकार ने उसकी बात मान ली। 2 जून 1992 को प्रतिबंध कानून बदल दिया गया, मगर सरकार ने उससे पैसे नहीं लिए क्योंकि सरकार की छवि पहले ही खराब थी। उसे डर था कि पैब्लो पैसों के दम पर कोलंबिया का प्रेसिडेंट ना बन बैठे। पैब्लो ने अगले दिन सरेंडर कर दिया और अपनी बनाई हुई जेल लैकेड्रेल में चला गया। लैकेड्रेल में दुनिया की हर सुविधा मौजूद थी। उस जेल में फुटबॉल फील्ड और कसिनो भी था, साथ में हेलीपैड भी बना हुआ था। वो जेल कम महल ज़्यादा लग रहा था। उसने कोलंबियन सरकार तक को झुका दिया था। कोलंबिया में कोई नहीं था जो उसके खिलाफ बोल सके। जो बोल सकते थे या तो बिक चुके थे या मर चुके थे। वो जेल में रहकर भी अपना काम वैसे ही कर रहा था जैसे बाहर रहकर कर रहा था। उसका अभी भी ड्रग्स पर पूरा कंट्रोल था। पैब्लो ने लैकेड्रेल जेल में 2 मैड्रिलिन कार्टेल के सदस्य को मार दिया, जिससे कोलंबियन सरकार की हर जगह बदनामी होने लगी। वहीं अमेरिका का भी कोलंबियन सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था। तो कोलंबियन सरकार ने पैब्लो को 2 जुलाई 1992 को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की सोची। और ये बात पैब्लो को पहले ही पता चल गई, क्योंकि उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि उसे पहले ही पता चल गया था कि पुलिस उसे दूसरी जेल में शिफ्ट करने आ रही है। इसलिए वो वहाँ से भाग गया। पैब्लो अपने परिवार को लेकर किसी आइलैंड में जाके छुप गया। कहते हैं कि एक बार उसकी बेटी को ठंड लग रही थी तो उसने हाथ तापने के लिए 14 करोड़ रुपए के नोट जला दिए। वो अगले 18 महीनों तक सरकार से छुपता रहा। दूसरी तरफ अमेरिकन पुलिस, डीईए और कोलंबियन पुलिस उसके पीछे पड़ गई। 2 दिसंबर 1993 को अपने जन्मदिन के अगले दिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और शूट आउट में पैब्लो मारा गया। पैब्लो ने मैड्रिलिन के लोगों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल और उनके लिए घर बना के दिए थे। उसने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। उसके जनाजे में 30 से 35 हज़ार लोगों का हुजूम था।
जो सब रो रहे थे क्योंकि उनका रॉबिनहुड मारा जा चुका था, उनका मसीहा मारा जा चुका था। आपने पैब्लो एस्कोबार के बारे में सब जान लिया। आइए अब चलते हैं दाऊद इब्राहिम पर। साल 2015 में दाऊद सेकंड रिचेस्ट गैंगस्टर इन द वर्ल्ड रहा। उसकी संपत्ति $6.7 बिलियन आकी गई। उसका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है, वहीं से अपना सारा नेटवर्क चलाता है। साल 1980 में उसने एक डी कंपनी बनाई जिसका काम जबरन वसूली, सट्टे बाजार, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हथियार और ड्रग्स की तस्करी जैसे तमाम आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना था। दाऊद पर 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट और 2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक करवाने का इल्ज़ाम भी है और वो एक ग्लोबल टेररिस्ट है जिस पे $25 मिलियन का इनाम रखा गया है। आइए जानते हैं। दाऊद इब्राहिम का पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर था। उसका जन्म 27 दिसंबर 1955 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। पिता पुलिस में कांस्टेबल थे और माँ हाउसवाइफ थी। दाऊद ने 9वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी और जुर्म की दुनिया में चला गया। दाऊद के घर में अच्छा खाना तभी बनता था जब हाजी मस्तान और करीम लाला की बख्शिश घर आती थी। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहता था, इसलिए उसने जुर्म की राह अपनाई। दाऊद डोंगरी इलाके में रहता था जहाँ सारे चोर स्मगलर रहते थे। दाऊद भी उन्हीं के रास्ते चल पड़ा। पहले छोटी मोटी चोरी करता था, नकली सामान बेचता था अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ मिलकर। एक बार एक बिजनेसमैन से दाऊद और शब्बीर ने 4 लाख रुपए लूट लिए, जिनके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। दाऊद के पिता ने दाऊद को घर से बाहर निकाल दिया। अब दाऊद पठान गैंग के लिए वसूली और हीरे की स्मगलिंग करने लगा। पठान गैंग का सरगना करीम लाला था। दाऊद ने कुछ अलग करने की सोची और अलग काम करने लगा। एक बार करीम लाला ने दाऊद को बहुत बुरी तरह से पीटा और वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि तब करीम लाला का कद दाऊद से बहुत बड़ा था और करीम लाला को सब डॉन कहते थे। उसने उसके बाद हाजी मस्तान की गैंग ज्वाइन कर ली। हाजी मस्तान अब सारा काम दाऊद को देकर राजनीति में चला गया। तब दाऊद के साथ खालिद पैरमान मिला। उसने दाऊद को काम करना सिखाया, लड़ना सिखाया, हर तरह से मदद की। यहीं से दाऊद नहीं डॉन दाऊद इब्राहिम की शुरुआत हुई और पूरी मुंबई खून से रंगने वाली थी। मुंबई में गैंगस्टरों ने कभी गोली नहीं चलाई थी। सबका इलाका बटा हुआ था, पर दाऊद को ये मंजूर नहीं था। दाऊद ने ही सबसे पहले दुश्मन को मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया। वह हर इल्लीगल काम करने लगा, जैसे दारू बनाना, किडनैपिंग, गोल्ड की स्मगलिंग। वह बहुत तेज़ी से ऊपर आता जा रहा था। ये बात पठानों को अच्छी नहीं लग रही थी। तभी मुंबई में एक और नाम सुनाई देने लगा, मानिया सुरवे का। मानिया और पठान गैंग ने मिलकर दाऊद के भाई शब्बीर को जान से मार दिया, जिससे दाऊद पागल सा हो गया। वहीं से मुंबई में खूनी खेल खेला जाने लगा। रोज़ लोग मारे जाने लगे। पठान गैंग और मानिया के लोग या तो दाऊद के साथ मिल गए या मारे जा चुके थे। मानिया को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया और पठान गैंग को दाऊद ने। अब एक ही डॉन बचा था, दाऊद इब्राहिम। अब मुंबई उसकी और वो मुंबई का हो चुका था। अब सब कुछ उसके इशारे पर चलने लगा। 1980 के दशक में दाऊद ने डी कंपनी की शुरुआत की। 1984 में दाऊद दुबई चला गया और वहीं से अपने काम को ऑपरेट करने लगा। दाऊद दुबई में शेखों के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग, रियल एस्टेट में पैर जमाने लगा, जिसमें उसे खूब पैसा मिला। अब वो अपने काम को और बढ़ाना चाहता था। 1990 के दशक में बॉलीवुड में डिस्ट्रीब्यूशन राइट को दाऊद पहले ही खरीद लेता था, जिससे उसे बहुत पैसा मिलता और प्रोड्यूसर को बहुत कम पैसा मिलता। अब दाऊद बॉलीवुड में पैसा लगाने लगा, हथियार का बिजनेस भी करने लगा। इसी बीच दाऊद के जीजा की हत्या कर दी जाती है और करने वालों को भी चोट आती है और वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, जहां पुलिस के 2 कांस्टेबल भी होते हैं। दाऊद ने उन्हें मारने का हुक्म दिया और पहली बार मुंबई में किसी ने AK-47 का प्रयोग किया था। AK-47 से पूरी मुंबई दहल चुकी थी और हॉस्पिटल में उन्हें मार दिया गया। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट से पहले डी कंपनी के लिए 5000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। फिर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में दाऊद का नाम आता है और दाऊद दुबई से पाकिस्तान चला जाता है। इंडिया में अब लोग उसे टेररिस्ट कहने लगे।
फिर भी वो अपने काम को और बढ़ाता जाता है। कहते हैं मुंबई में सारे इल्लीगल काम वो अपनी बहन हसीना पारकर से करवाता था। 2008 में हुए मुंबई टेररिस्ट अटैक में भी उसका नाम आया था। अब वो इंटरनेशनल डॉन ग्लोबल टेररिस्ट बन चुका था। 1997 में भी गुलशन कुमार को मारने में दाऊद का ही हाथ था और यह काम उसे पैसे ना देने की वजह से हुआ। आज की डेट में दाऊद हथियार की तस्करी, ड्रग्स की सप्लाई, गोल्ड स्मगलिंग और सट्टे का काम करता है। इसी से वो अरबों रुपए कमाता है। ये इंडिया का फेवरेट विलन है। हर वक्त मीडिया बस दाऊद को ही दिखाती है, वो भी उसके पुराने फ़ोटोज़ के साथ। इंडिया की सरकार उसे लाना नहीं चाहती क्योंकि बड़े बड़े नेताओं की पोल खुल जाएगी। इंडिया में कुछ भी होता है वो सीधा नाम दाऊद पर डाल देते हैं, जिससे उनका काम आसान हो जाता है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।